देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर भी। हम यस मैम। चलिए फिर हम लोग ओवरहेड स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है वो देखा था, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन भी था, ठीक है। वो भी हम लोगों ने किया। अब उसी क्वेश्चन में हम लोग का एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ था, जो मैंने बोला था बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे कैसे होता है, तभी हम लोग वो कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बोलो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि क्या होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मैम सर्विस डिपार्टमेंट जो भी कोर्स इनकम करता है वो डायरेक्टली दूसरा एडवांस में प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करवाता है। उसके बाद हम लोग उसको फाइनल फिनिश गुड्स को एलोकेट होके आता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही वाला जो सर्विस डिपार्टमेंट अपना डिस्ट्रीब्यूशन जब प्रोडक्शन में दोबारा देता है, ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, वही हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिनिश गुड्स में जब देता है वो हो जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ऐसे दो सर्विस डिपार्टमेंट लिखते हैं और तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी का हो गया होगा, उसके बाद ये सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा किसको अपोर्शन करेगा, P3, P2 और P1। लेकिन सभी को करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। अगर देखो, जिसको सर्विस प्रोवाइड करे, अगर S1 P1 को सर्विस प्रोवाइड करता नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा ही उसका कैटेगरी नहीं करता है, हो सकता है हर एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट हर एक को करे, ऐसा जरूरी नहीं ना, जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर नहीं सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो अपना खर्चा उसको नहीं देगा, जिसको प्रोवाइड करता है उसी को देगा, ठीक है। सेम तरीके से S2 भी मान लो अगर तीनों को ही करता है तीनों को देगा, कोई भी दो को करता है तो दो को देगा, अगर एक को करता है इन दैट केस एक को देगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमें अलग अलग मेथड सीखना पड़ेगा। मेन तीन मेथड्स है, और वैसे देखा जाए तो 6 मेथड्स है, ठीक है। तो ऑफ मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दूसरा है स्टेप मेथड्स और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस। अब इसके अंडर तीन मेथड होता है, ठीक है। ये रेसिप्रोकल सर्विस मेथड जो है इसके अंडर तीन होता है। फर्स्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सेकंड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ट्रायल एंड एरर। तो आज हम लोग ये सारे मेथड्स का जो है क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कितना सारा होता है। तो सबसे पहले ये वाला हेडिंग करो, ये लिखा हुआ है तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन
तो देखो बेसिकली ये तो मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ही मेथड है। मतलब क्या होगा, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा और ऑब्वियसली कुछ सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा, तो ही हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो P1 है, P2 है और P3 है, साथ में S1 है और S2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रूल्स ये होता है कि ये सर्विस देखो, S1 जो है, मान लो S2 S1 को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉरी नहीं करता है, एक मिनट हम बताते हैं। देखो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट क्यों रखा गया है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करे इसलिए रखा गया है। ठीक है, क्या सर्विस डिपार्टमेंट ये तो देखो S1 P1 P2 P3 को तो करेगा ही। ठीक है, और S2 भी P1 P2 P3 को करेगा, कर भी सकता है, देखो सभी को कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। मैंने वैसे सभी में दिखा दिया। ठीक है, ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो, अब ये आपस में भी सर्विस तो एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, कर भी सकता है या फिर बोलो तो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, दोनों केसेस में अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी मेथड्स नहीं रहेगा, हमें रूल्स बता देगा कि कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो हमें वो चीज याद रखना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड तभी फॉलो करते हैं जब सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक दूसरे को नहीं कर रहा है नॉर्मली। लेकिन कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि करेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है कि सिर्फ सर्विस प्रोडक्शन को ही जा रहा है, सर्विस टू सर्विस नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें ये वाला ज्यादा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर, इसको लिखवा भी देते हैं। इग्नोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू another service department to directly distributed to production डिपार्टमेंट। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि इग्नोर कर दो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर। मतलब अगर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता भी है तो उस चीज को हमें क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है क्वेश्चन में। मान लो हमें क्वेश्चन ऐसा दिया है जहां पर बोल रहा है कि S1 S2 को या S2 S1 को, मतलब दोनों को या कोई एक को सर्विस प्रोवाइड करे, क्योंकि सिंगल भी हो सकता है डबल भी हो सकता है। बहुत सुना जात से ना। अच्छा, प्रिया को मेरा आवाज नहीं आ रहा तो रीजॉइन करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? सबको मेरा आवाज यस आ रहा मैम। है? आ रहा है। यस मैम। হ্যাঁ প্রিয়া, এবার আওয়াজ আসছে? তোমার মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুস হচ্ছে, বাকিদের তো পাচ্ছি বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, अच्छा देखो, तो यहाँ पर हाँ, जो हम बोल रहे थे कि सर्विस देखो S1 S2 को प्रोवाइड कर रहा है, S2 S2 को कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। बेसिकली जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है वहां ये फॉलो करते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है फिर भी मुझे ये मेथड को यूज करने बोला है, तो मुझे उस बात को क्या करना है, इग्नोर करना है। इस पॉइंट का मतलब ये हो गया। ठीक है, डायरेक्टली कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे खर्चे को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मतलब इससे इसमें नहीं जाएगा। ये तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा जब क्वेश्चन करोगे कि इससे इसमें कैसे जा रहा है। ठीक है, वो समझ में आएगा, एक क्वेश्चन देखने से ही समझ में आएगा। तो बेसिकली S2 डिपार्टमेंट S1 डिपार्टमेंट को कुछ सर्विस देगा। हाँ दे सकता है, और S1 भी S2 को दे सकता है। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस टू सर्विस डिपार्टमेंट भी सर्विस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सर्विस टू प्रोडक्शन तो है, उसी वजह से ही तो वो बना। अगर सर्विस टू सर्विस होगा तो उसको वो एलोकेट भी करेंगे बच्चा। सर्विस टू सर्विस होगा तो उसे एलोकेट, अगर दिया हुआ रहेगा तो एलोकेट करेंगे, नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे देगा। जरूरी तो नहीं है। एलोकेट नॉर्मली प्राइमरी के केस में ही होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो ओवरहेड के केस में होता है। मतलब सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी में डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, उसमें एलोकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब है कि मुझे S1 S2 का खर्चा उठा के P1 P2 P3 में देना। अभी एक क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक्सेल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट and
4 सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या क्या ये देखो दिख रहा है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आसान होता है। और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, ये देखो नाम दे देगा हमें क्या क्या सर्विस डिपार्टमेंट है। हमें कैसे पता चलेगा, ए भी सर्विस डिपार्टमेंट हो सकता है, नाम देगा उसी हिसाब से हमें चलना है। सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 3 4, 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर, कैंटीन, ठीक है। और देखो इसमें बोला है द एक्सपेंसेस फॉर दिस डिपार्टमेंट एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज फॉलोज। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है। कितना, 30 लाख, जो तुम लोग लास्ट दिन किए थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। डिपार्टमेंट ए में टोटल खर्चा कितना आया है, इसमें 26, इसमें 24, ये टोटल दिया है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये टोटल दिया है। तुम लोग जब टोटल कॉलम लिखोगे बिना टोटल करके यहाँ से देख के लिख सकते हो। सर्विस डिपार्टमेंट का ये सब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब जिसमें एलोकेट होना था, जिसमें अपोर्शन होना था, वो चीज हो चुका है। मतलब क्या हो चुका है हम दिखाते हैं। लास्ट दिन तुम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसको अगर एक बार देखोगे, वहां पर तो मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। ये देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या किया था, जो खर्चा हमें एलोकेट क्वेश्चन में दे दिया था वो देख देख के कॉपी पेस्ट कर दिया था, ठीक है। और जो खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, नहीं दिया हुआ था, उसको मैंने अलग से यहाँ पर अच्छा, उसको मैंने यहाँ पर अलग से दिखाया था, ठीक है। दिखाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करके इसका टोटल उठा के वहां पर लिख दिया था, और ब्रैकेट में लिख दिया था शेड्यूल ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तुम लोग चाहो तो इस चीज को, क्योंकि मेरा जगह नहीं था मैंने इसे किया था, ये भी एक प्रेजेंटेशन होता है, अदरवाइज ये भी कर सकते हो, इसके बाद बात लिख के भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके ओवरऑल टोटल करके भी दिखाया जा सकता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना आया था, ये अभी क्वेश्चन जो हमें मिला है, ये एक्सपेंसेस का टोटल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा हुआ है। वो तो पढ़ के समझना पड़ेगा, वो तभी समझ में आएगा जब हमें क्लियर रहेगा इस बात का कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसपे हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसीलिए वो सारी चीजों को थियोरिटिकली काफी ज्यादा देखा। तो ये देखो ये सब क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे पता चला, क्वेश्चन बताओ कि ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब मुझे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्वेश्चन करने को बोलेगा, आगे पढ़ के देख लो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का देखो हम लोग को क्या क्या खर्चा बोल रखा है, सॉरी क्या क्या बेसिस बोल रखा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तीनों का, नंबर ऑफ वर्कर, और वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, ठीक है। ये रुपीस में दिया है, ठीक है, हम बता देंगे। ये जो है ये हम लोग का क्या है, बेसिस है, ठीक है। ये सब बेसिस पे हमें क्या करना है, खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिस दिया है। फिर बोल रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, क्या बोला है देखो, अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ये सब का जो कॉस्ट है इसे मुझे अपोर्शन करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अपोर्शन का मतलब तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसी को तो हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पर अगर बोल देता कि प्रिपेयर द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भी बात एक है, यहां से लेके यहां तक का मतलब ही मेरा क्या हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और मेथड मुझे बता दिया है, अगर बता दिया है तो वही मेथड फॉलो करना है, अगर नहीं बताया तो हमें खुद से समझना पड़ेगा। तो मेथड कौन सा यूज करने बोला है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो मैंने अभी तुम लोग को बताया कि डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अच्छा अब देखो यहां पर, यहाँ तो वैसे पता नहीं चल रहा है कौन किसको सर्विस प्रोवाइड किया, इसका कुछ डिटेल्स है नहीं, तो हमें जो मेथड बोला है हम लोग वही करेंगे। नहीं तो हम दिखा देते कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से डिटेल्स नहीं दे। दूसरा क्वेश्चन आने तो हम बताएंगे, यहाँ पर मुझे जो मेथड बोला है हम लोग वही मेथड से करते हैं। हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब, जो भी मेरा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सारा खर्चा मुझे कहाँ देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट एबीसी। स्टोर का खर्चा कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है, इसका ये जो 3 लाख है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये जो पावर है ये भी ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कैंटीन का जो 1 लाख है ये भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर मुझे टोटल सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा जो आएगा उसको टोटल कर देना है, ठीक है। तो लिखो सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, मतलब ये लिखना है हमें ऊपर में, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट,
अच्छा, तो क्या क्या लिखना पड़ सकता है? पहले तो हमें लिखना पड़ेगा आइटम्स ऑफ कॉस्ट, मतलब जो खर्चा हम लोगों को मिला है एज ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, और हमें कोई बेसिस लेना पड़ेगा एपोर्शन करने के लिए। बेसिस ऑफ एपोर्शन में टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा तो उसी का मैंने नाम लिखा है। ठीक है, तुम लोग चाहो तो सर्विस डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन उसको यहाँ लिखना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि उसका तो कुछ यहाँ पर लिख के उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें यहाँ दिखाना है, इसीलिए डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बोल सकते हैं? सबसे पहले क्या लिखना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये 4 लाख, 3 लाख, 1,60,000 इसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे टोटल खर्चा दिखाना है। तो टोटल में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। तो प्राइमरी मुझे गिवन है, सभी का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ प्रोडक्शन लिया है, सर्विस नहीं लिया। तुम लोग चाहो तो सर्विस वाला भी लिख सकते हो, हम दिखा देंगे अगर वो लिखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट as per primary distribution summary। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तुम लोग चाहो तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी लिख सकते हो। यहाँ बेसिस में कुछ नहीं आएगा, हमें देख देख के लिखना है। डिपार्टमेंट ए का कितना है? 30 लाख, 26 लाख, 24 लाख, टोटल 80 लाख दिया हुआ है। तो टोटल कॉलम में लिखेंगे 80 लाख, और बाकी जो जितना है उतना उतना लिख देंगे। तो पहले आ जाएगा 30 लाख, फिर उसके बाद आएगा 26 लाख, फिर उसके बाद आएगा 24 लाख। अच्छा, अब करना क्या है, ये खर्चे जो है, ठीक है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे स्टोर का 4 लाख है, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? स्टोर। स्टोर जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टोर, स्टोर का खर्चा कितना है टोटल? ये देखो 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 लाख। अब करना क्या है, इस 4 लाख को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिस क्या लेंगे? बेसिस के लिए ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कौन सा बेसिस जो है वो यूज होगा, बोलो। हाँ, देखो मैंने तुम लोग को लिखवाया था नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। अब नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन रुपीस कैसे हो सकता है? नॉर्मल सा बात है, एक बार स्टोर रिक्विजिशन का मान लो 10 रुपए का खर्चा है, तो अगर हम लोग 50 टाइम स्टोर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसमें खर्चा कितना होगा? 50 × 10, 500। यहाँ पर वो चीज दिया हुआ है। तो अगर हमें नंबर में दिया हुआ रहता तो नंबर का रेशियो लेंगे, मुझे अगर रुपीस में दिया हुआ है तो रुपीस का रेशियो लेंगे। ठीक है, अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? इक्वली जीरो हटा दो, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, और यहाँ पर 4 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया 5, 3 और 2। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5, 3, 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखना है वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन बेसिस में, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन 5:3:2। तो ये टोटल हो गया 10। 10 से अगर डिवाइड करेंगे ये बच रहा है 40,000। 40,000 इंटू 4, सॉरी 5, मतलब 2 लाख आएगा। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। 40,000 इंटू 2,
अब नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद? स्टोर के बाद है टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, 3 लाख। जैसे क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन है वैसे ही लिख देंगे, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स 3 लाख। इसका बेसिस क्या होगा? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा बेसिस सही रहेगा? हमारे पास तो 3 ही है, तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। हॉर्स पावर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, कौन सा सही लगेगा? मैम नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर सही, नंबर ऑफ वर्कर हुआ, क्योंकि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम ही होता है वर्कर को लेके काम करना कि कितना। ये हम लोग ऑलरेडी लेबर में पढ़ चुके हैं कि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कौन कितने इस टाइम पे। बेसिस तो दिया होगा, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन होगा तो ही कर सकते हैं। नंबर ऑफ वर्कर, अच्छा इसका रेशियो देख लो, 20 15 15 है, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो तो ये हो जाएगा 4 3 3। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, अपना मन है, ठीक है। 4:3:3, तो 4:3:3 हो गया मेरा 10। 10 से डिवाइड कर लेना है, देखो ओरली ये सब हो जाएगा। 10 से डिवाइड करने से यहाँ पर 2 जीरो हट जाएगा, ऊपर से ये बन जाएगा 30,000, ठीक है। नहीं 3,000, 3,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1,20,000। 3,000 इंटू 3 90। 10 हो रहा है 10, हाँ 30,000। हाँ 30,000 इंटू 4 1,20,000, 30,000 इंटू 3 90,000, और 30,000 इंटू 3 फिर से 90,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है टाइम कीपिंग के बाद है पावर, 1,60,000। अच्छा पावर लिखो 1,60,000 और देखते हैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है। तो 0 0 0 हट जाएगा, 3 3 2 रेशियो बन जाएगा 3 3 2। 3 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना। हॉर्स पावर, एचपी भी लिख सकते हो हॉर्स पावर को, ठीक है, टाइम बचेगा। एचपी ऑफ मशीन 3 3 2 आया, 3 3 2, 3 3 6 2 8, 8 से डिवाइड करेंगे 20,000, 20 इंटू 3 60, फिर से 60 और 40। इसके बाद नेक्स्ट है कैंटीन। इसका बेसिस क्या होगा बोलो? वर्कर। कैंटीन का जो है ये पावर भी था, पावर लिख दिया ना? अच्छा कैंटीन लिखो, कैंटीन नंबर ऑफ वर्कर, कैंटीन नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर का 433, ये देखो लिखा हुआ है, दोबारा देखने का क्या जरूरत है, हम लोग ऑलरेडी एक बार इसको यूज किए हैं तो वही डेटा को लिख लेंगे देख देख के। 433 और वैल्यू देखो 1 तो 10 से डिवाइड हो रहा है 10,000, मतलब 40 30 30, 40,000 30,000 और फिर से 30,000 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब करना है टोटल। एट्टी 4 3 7 8 9 89,60,000। 34,20,000, 26 lakh 40,000. सिर्फ 29 लाख और 26 लाख 40। 29 lakh और 26 lakh 40,000. तो ये हम लोगों ने क्या किया देखो,
ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका था, 4 लाख का, 3 लाख का, 1 लाख 60, 1 लाख। इसको हम लोगों ने देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या किया, सभी का सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर तुम लोग यहाँ पर लिख लेते, देखो हम बताते हैं इसका रेलिवेंसी क्या है। बोला है ना कि इग्नोर करो अगर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है जिससे हम लोग ये पता कर सके कि ये आपस में सर्विस प्रोवाइड करते भी है या नहीं करते। हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं था। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट लिख लेते मान लो, तो सबसे पहला क्या है, स्टोर, ठीक है। मान लो यहाँ पर लिखते स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट बोल के तुम लोग हेडिंग कर सकते हो, इसमें भी यहाँ स्टोर आ जाएगा, उसके बाद टाइम, उसके बाद पावर, उसके बाद कैंटीन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम लोग जैसे यहाँ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे हो ना 30, 26, 24, सर्विस में कितना लिखोगे, 4 लाख, ये 3 लाख और ये वाला 1.6 लाख और ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे मान लो 4 लाख का किया तो क्या लिखे हो, स्टोर वैल्यू अब तो यहाँ पर लेस करके कितना दिखाओगे 4 लाख, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब 3 लाख करोगे फिर यहाँ पर क्या दिखाओगे 3 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर करोगे इसमें कितना 1.6 लाख माइनस, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जो लास्ट वाला करोगे उसमें कर दोगे 1 लाख माइनस, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0 0, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के पैटर्न में हम ये वाला लिखने का जरूरत नहीं समझते, क्योंकि लिखना जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो करना ही नहीं, क्योंकि ये मेथड तो मैं बोल ही रहा है कि अगर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता भी है देन इग्नोर, ठीक है, करना ही नहीं है हमें। तो फिर ऐसे भी करोगे तो ये क्या निकल के आएगा 0। तो इसीलिए इसको दिखाना जरूरी नहीं है। अगर कोई इसको दिखा भी देता है तो भी ठीक है, अगर नहीं दिखाता है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस से मतलब सिर्फ यहाँ पर जा रहा है, देखो इससे खाली होके ये तीनों में चला गया, ये माइनस होने का मतलब। तो ये दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग इस साइड वाला करते भी है, कर भी सकते हो, लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा और कुछ, क्योंकि इसको नहीं भी करने से होगा ना। बाकी मेथड्स ऐसे हैं कि उसमें हमें करना पड़ सकता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग मेथड सीखेंगे इसके बाद वाला, ये वाला लिखो, स्टेप मेथड्स और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, ये वाला सीखेंगे, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल। इसको स्टेप लैडर मेथड भी बोला जाता है, और एक नाम भी है, यहाँ लिख देते तुम लोग, वहां पर भी लिख सकते हो जहां पर मैंने नोट लिखा है, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप लैडर, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉन रेसिप्रोकल। अच्छा, इस मेथड का क्या सिस्टम है, जैसे 3 सर्विस डिपार्टमेंट, सॉरी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पी फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, ऑलवेज, एस फॉर सर्विस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट जो है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर S1 S2 को कर रहा है तो S2 S1 को नहीं करेगा, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है। ये देखो एग्जांपल में तो कोई एक ही चीज लिखेंगे ना, दो दो चीज कैसे लिखे। तो अगर S1 S2 को कर रहा है तो S2 S1 को नहीं करेगा, या फिर अगर S2 S1 को कर रहा है तो S1 S2 नहीं करेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो फिर हमें ये वाला मेथड यूज करना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन में मुझे मेथड का नाम दे दिया तो तुम लोग को दिमाग लगाना है नहीं कि मेथड कौन सा यूज करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि सुटेबल मेथड यूज करो, तब क्वेश्चन में पढ़ के देखना है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका जो रेलिवेंसी है, लिखो व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट, जनरली तो नेम दे रहे हो, तो वेरिएबल को नाम देना चाहिए नहीं, ये इसीलिए तो ये बोल रहे हैं याद रखने के लिए, रूल्स बता क्यों रहे, नहीं तो कोई भी मेथड से होता, नाम नहीं भी दे सकता है ये पढ़ के, इसीलिए तो ये बता रहे, नहीं तो इसका जरूरत ही नहीं है। प्रोवाइडिंग सर्विस टू another service department in return does not receive any सर्विस। देखो जो अभी मैंने ड्रॉ करके बोला उसी चीज को ही मैंने लिखवा दिया, ताकि जब भी तुम लोग
पढ़ोगे, क्योंकि आज ओवरहेड अभी पढ़ रहे हो, 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आएगा इसमें ये क्यों किया, उसमें वो क्यों किया, ठीक है। तो सारा चीज लिखा हुआ होना चाहिए, तब ऐसा मत पूछो कि ये इसमें यही वाला मेथड क्यों हुआ। इसलिए हम सारी चीज को बता रहे, क्योंकि बताना भी पड़ेगा। व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अनदर, देखो अभी वही बोला था, अनदर सर्विस इन रिटर्न डज नॉट रिसीव एनी सर्विस। अब कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल में ये दिया है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। और एक पॉइंट इसमें होता है, व्हेन वी हैव more than 2 service department, then higher service providers expense is distributed first. Distributed first. ठीक है। देखो मैंने बोला यहाँ पर कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट किसका एक्सपेंस पहले करें, क्योंकि इसका मेथड ही कुछ ऐसा है, अभी देखोगे तो समझ में आएगा। বলছি মানে যে ফোন আসছে না না এটা থেকে আসছে বলছি তো এটা থেকে আসছে। देखो expenses distributed first, ठीक है। when we have more than 2 service department, then higher service providers expenses is distributed first, ठीक है। तो जिसका एक्सपेंस सबसे ज्यादा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो होगा कैसे, वो देखो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी इसको हम तभी बता सकते हैं जब मेरे क्वेश्चन में 3 सर्विस डिपार्टमेंट होगा, तब तुम लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम बताते हैं। अभी देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, पहला वाला तो हम लोग का हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, suppose the expenses of 2 production department A and B and 2 service department X and Y are as under, ठीक है। बोल रहा है कि देखो हम लोग का कितना सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, A B, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है X Y। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के अगर यहाँ पर हमें मेथड बोल दिया है, अगर नहीं भी बोलता है तो भी तुम लोग खुद बता सकते हो। देखो यहाँ पर X जो है ये क्या है, और Y सर्विस डिपार्टमेंट, A बी प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो ये एस जो है इसका टोटल खर्चा कितना हुआ है, 2 लाख। क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसने सर्विस प्रोवाइड किया होगा। किसको करेगा, ए को, बी को, वाई को। अब किसको करेगा देखते हैं, हो सकता है सिर्फ ए को करता है, अब यहाँ देखने से पता चलेगा एक्स किसको सर्विस प्रोवाइड किया है, वाई को। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ए को वो तो करेगा ही, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो करना ही है, और बी को भी करता है, चलो ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, मतलब ये जो 2 लाख का इसका खर्चा आया ना, क्यों आया है, इसने इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया। सेम तरीके से हम लोग वाई पे चेक करते हैं। देखो वाई का खर्चा कितना आया है, 1,50,000। वाई अपने ऊपर थोड़ी ना खर्चा करेगा, वो तो दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए वाई का कॉलम यहाँ पर नील किया हुआ है। वाई को किसने सर्विस प्रोवाइड किया, किसको किया, ए को और बी को। लेकिन यहाँ देखो एक्स लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या वाई एक्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, नहीं करता है। मतलब वाई एक्स को नहीं करता है, मतलब एक एक को करता है, दूसरे से लेता नहीं है। मतलब एक्स वाई को करता है लेकिन वाई से लेता नहीं है। मतलब कौन सा मेथड लगाएंगे, इसीलिए याद रखना, क्योंकि मैंने बोल दिया है। देखो हम पहले से ही बता दे रहे, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा ही कौन सा मेथड है, हर एक मेथड का अपना रूल्स है, तो याद रखना जरूरी है। बता दिया तो अच्छा बात है, बता दिया तो फिर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ए, अब ये जो है इसका जो 3 लाख का खर्चा है, क्यों आया, क्योंकि इसने प्रोडक्शन किया, ठीक है। बी का 3,20,000, ठीक है। अब एपोर्शन कैसे होगा, अब एक्स ने 25% सर्विस किसको दिया, वाई को, और ए को अपने सर्विस का 40%, बी को 35%, और वाई ने 40% ए को दिया है, 60% बी को दिया है। देखो ये भी 100% बन गया, और ये भी शायद 100% बन रहा है, शायद नहीं बन रहा है, ठीक है। ये देखो 3 to 5 बन रहा है 100%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट एपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में ये पार्ट हटा दे, फिर भी तुम लोग को कौन सा मेथड लगाना चाहिए,
स्टेप मेथड, क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है लेकिन दूसरे से ले नहीं रहा है, तो एप्रोप्रिएट मेथड यही होता है, यही यूज करना पड़ेगा। और बता दिया है तो स्टेप मेथड यूज करेंगे। अब देखते हैं स्टेप मेथड कैसा होता है। तो लिखो इलास्ट्रेशन 2। समरी ऑफ overhead distribution। अच्छा, अब बोलो यहाँ पर हमें कितने लोगों का नाम लिखना, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट का नाम लिखना पड़ेगा? दोनों का ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे उसमें भी जाएगा ना। जैसे पहले वाले में सिर्फ प्रोडक्शन लिखने से ही होता था, बाकी जो है ऑप्शनल था, लिखो या ना लिखो। लेकिन इस बार तो हमें सभी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेथड का सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स, वाई, ए और बी, इसके ऊपर लिख दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उसके ऊपर लिख दो सर्विस डिपार्टमेंट। ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और यहां पर लिख दो सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट बोल के लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे जो अमाउंट हमें दिया हुआ है। ये देखो 2 लाख, 1 लाख 50, 3 लाख और 3 लाख 20, इसको लिख देते हैं अमाउंट ऑलरेडी गिवन, या फिर ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अमाउंट ऑलरेडी गिवन लिखो। एक्स का है 2 लाख, 1 लाख 50, 3 लाख, 3 लाख 20। 2 लाख, 1 लाख 50, 3 लाख और 3 लाख 20, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था। ये सभी रुपीस में होगा, तो इसके ऊपर ऊपर ऐसे रुपीस दे देना जरूरी है, क्योंकि ये सब रुपीस का है डेटा, ठीक है। तो सारे कॉलम में हमारा रुपीस से ही आंसर आएगा। अच्छा, अब करना क्या है, अब सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा बाकी सबको प्रोवाइड करेगा जिसको उसने सर्विस प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले देखो एक्स का करते हैं, ठीक है। एक्स ने किसको सर्विस प्रोवाइड किया है? वाई, ए और बी को। तो लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखो, एक्सपेंसेस, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज apportioned among, किन में जाएगा? अब हाँ, वाई ए बी, हम लोग ए बी वाई कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखो जिस जैसे हम लोग रेशियो बनाएंगे। लेकिन नहीं तो क्या होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने में गलत हो सकता है। पहले देखो मेरे क्वेश्चन में वाई है ना, तो वैसे लिखेंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी रहेगा। तो वाई ए बी ऐसे करके ही लिखते हैं, वाई ए एंड बी इन रेशियो। अब रेशियो भी देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो रेशियो कौन सा होगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अपना खर्चा इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो रेशियो ये 3, ठीक है। तो 25/100 इज टू 40/100 इज टू 35/100, ठीक है। तो 100 100 100 चला गया। अब ये 5 से हम लोग देख सकते हैं, 5 5 से 25, 5 8 और ये 5 7, 5 8 7 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5:8:7, ठीक है। अच्छा, कितना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग? 2 लाख, ठीक है। तो टोटल करो, 5 8 + 7 कितना होगा? 7 और 8 20। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 इंटू 5 कितना होगा? देखो y का ही 5 है, तो y के कॉलम में ही 50,000 लिख देंगे। इसीलिए मैंने बोला कि ये रेशियो ऐसे करके लिखो जैसा टेबल बनाए हो, नहीं तो लिखते वक्त गलत जगह पे लिख दोगे, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 50,000 और 80,000 और 70,000, और यहाँ पर मुझे माइनस कर देना है 2 लाख को, क्योंकि यहाँ से खाली हो गया। एक्स ने अपना खर्चा खाली कर दिया, क्योंकि उसका कहना ये है कि मैंने अपने ऊपर थोड़ी ना खर्चा किया है, इन लोगों के लिए मेरा खर्चा हुआ है, तो आप लोग अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है।
अच्छा, अब इसका टोटल लगाएंगे कि y का टोटल खर्चा फिर कितना होगा, क्योंकि देखो इसका मतलब टोटल लगाने का मतलब क्या होता है, पहला बात है x ने अपना खर्चा खाली कर दिया, अब y बोल रहा है मेरा खुद का तो खर्चा 1,50,000 y था मेरे डिपार्टमेंट में, और मैंने क्योंकि x से सर्विस लिया था तो x बोल रहा है मेरा 50,000 आपको लेना पड़ेगा, तो y का टोटल कितना हो गया 2 लाख, इसका कितना हो गया 3,80,000 और इसका हो जाएगा 3,90,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, रेशियो ना निकल के डायरेक्ट परसेंटेज से नहीं कैलकुलेट परसेंटेज से करने से देखो तो कितना सेम आ रहा है, आ जाएगा अगर 100% हुआ, बाई चांस अगर ये 100% नहीं होके कुछ और अमाउंट होता है, मान लो कम किया है पूरा पूरा नहीं किया है, तो उस केस में लेकिन नहीं आएगा, 100% होगा तो ही आएगा, इसमें नॉर्मली 100% होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी देखोगे उसमें 100% नहीं रहेगा, अभी दिखाएंगे, ठीक है। 100% होगा तो परसेंटेज करके भी आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, एक्स का तो खाली कर दिया, वाई को भी तो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपने पास कोई खर्चा नहीं रखता है, वो सारे किसको देगा, हम लोगों ने तभी एक्स का ही किया ना, वाई का तो किया नहीं है, वाई का करना पड़ेगा, सेम तरीके से लिखो एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई इज अपोर्शन एमंग, अब ये किन में अपोर्शन होगा, ए एंड बी इन रेशियो, ए एंड बी, अब रेशियो कितना होगा 40-60, मतलब 4:6 कर दो, ठीक है, या फिर 2:3 वो भी कर सकते, या फिर 40-60% करोगे तो भी होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट 2 लाख, क्योंकि अभी उसका खर्चा 1,50,000 नहीं रहा, कितना हो गया है 2 लाख, 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी खाली होगा, अगर 1,50,000 करोगे तो 50 तो रह जाएगा, ठीक है, खाली पूरा करना पड़ेगा, तो 2 लाख को ये हो गया 10 से डिवाइड करने से 20,000 मतलब 80,000, और कितना हो जाएगा 1,20,000, अब आंसर निकाल लेते हैं, ये दोनों खाली हो गया जो कि हमें करना था, 4,60,000 और 5,10,000 हो गया टोटल, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये हो गया, तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिला, पहला बात है कि एक ही सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को करता है, ठीक है, तो इस मेथड में क्या होगा, इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है, एक्स तो वाई, एक्स ने एक्स का पहले खाली कर दिया सारा खर्चा, फिर वाई का कर दिया इस तरीके से, और ये जो पॉइंट है ये देखते हैं जब इस क्वेश्चन में 3 डिपार्टमेंट आएगा तो ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग करो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, इसके बाद वाला ये है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, ठीक है। अच्छा, ये इस मेथड का नाम ये है, इसमें ये 3 मेथड होता है, तो इसमें ये 3 मेथड हम लोग सीखेंगे, तो पहले लिखो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, रेसिप्रोकल सर्विस, ये मेथड कब यूज होता है, अब उसके अंदर 3 मेथड है, ठीक है, ये मेथड देखो कब, हाँ दोनों में होगा, ये देखो P1 P2 P3 और यहाँ पर मैंने कर दिया S1 S2, ये मेथड तब प्रेफरेबल होता है जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन में मिला तो हमें यूज करना है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, अब उसके अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे वो अपना चॉइस है, बाकी क्वेश्चन बताएगा तो उस हिसाब से हमें यूज करना है, तो हम लिख देते हैं इसको भी, इफ वन service department providing service to another service department and in return and in if one service department providing service to another service department and in return receiving service from
receiving service from that department। तो ही हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मेथड से, जैसे पहला अगर देखोगे लिखा हुआ है, देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा मैथमेटिकल है, मतलब जैसे मैथ्स में इक्वेशन बनाते हैं, मतलब इक्वल साइड के दोनों साइड कुछ ना कुछ डेटा रहेगा, सेम वैसे ही हमें इसको प्रिपेयर करना है। इसको 2 स्टेप में करना पड़ता है। स्टेप 1 में लिखो द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर ascertain। Step 2, these costs are then redistributed to production department on the basis of given percentage। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा क्या लिखा है उन्होंने। द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट और ascertain, और ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम इलास्ट्रेशन 3 दिखाते हैं, इसके बाद वही मेथड। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर मेथड्स नहीं बोला है, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या बोला है। सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, बॉयलर हाउस और पंप रूम, ठीक है। इनका खर्चा बता दिया है, टोटल बताया है 3,60,000। बॉयलर हाउस देखो, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है, ये भी एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ये किसको सर्विस दे रहा है? ए को, तभी तो लिखा हुआ है कितना 60%। बी को कितना दे रहा है? 35%। और बॉयलर हाउस खुद को तो सर्विस देगा नहीं, लेकिन पंप को दे रहा है कितना? 5%। टोटल कितना हुआ? 100% हो रहा है, तो 100%। पंप रूम देखो, पंप रूम जो है ए को कितना दे रहा है? 10%। बी को कितना दे रहा है? 40%। और बॉयलर हाउस को कितना दे रहा है? 50%। कितना हो गया? 100%। तो यहाँ पर देखो, ये भी इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये इससे ले रहा है, ये भी इससे इसको दे रहा है, ठीक है। ऐसे है ना, ऑपोजिट। तो फिर मेरा कौन सा मेथड होना चाहिए? हाँ, रेसिप्रोकल मेथड। अब इसमें कौन सा मेथड हमें यूज करना है? जैसे मैंने साइमल्टेनियस बोला है, तो इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से करके दिखा देंगे, या कुछ मेथड नहीं बोला है तो तुम लोग इन तीनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते, ठीक है। लेकिन बेस्ड इसे माना जाता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियस से दिखा दे रहे हैं, ये भी दिखा देंगे, ठीक है। इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वो मैंने लिख दिया है, बाकी इसमें कुछ बोला नहीं है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करना व्हेन क्वेश्चन साइलेंट, ठीक है। यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी लिख लो, वैसे ऐसे लिख सकते हो, इफ क्वेश्चन साइलेंट फॉलो, ठीक है। ये फॉलो करना चाहिए अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। जैसे ये साइलेंट था, तो इसमें हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सिखाएंगे ऐसे सोचे हैं, तो इसी पे दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें स्टेप 1 में क्या बोला है, क्या करना है हम लोग को? कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट और ascertain। हमें सर्विस डिपार्टमेंट का पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 3,60,000। लेकिन ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से है, ये तो टोटल नहीं हुआ ना, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर टोटल का एजम्पशन लेना पड़ता है, देखो मतलब एक्स वाई जेड जैसे हम लोग मानते हैं ना, वैसे इक्वेशन के लिए द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द टू सर्विस डिपार्टमेंट विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, लेट रुपीज बी लिखा है, बॉयलर वाले डिपार्टमेंट का खर्चा मैंने बी से डिनोट किया। तुम लोग चाहो तो एक्स वाई भी ले सकते हो, मैंने बी लिया है, पंप वाले का पी ले लेंगे, ठीक है। रुपीज बी स्टैंड्स फॉर बॉयलर हाउस एंड
बॉयलर हाउस एक्सपेंस एंड रुपीज P फॉर pump room expense. Pump room expense. अच्छा, अब इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखो। इसका मतलब बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा मैंने कितना माना है, B माना है। अब बॉयलर हाउस का खर्चा क्या क्या है, एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से कितना दिख रहा है 3 लाख, तो वो तो लिखेंगे ही। B में क्या क्या आएगा, 3 लाख आएगा, प्लस और क्या आना चाहिए, देखो इसने जिसको भी सर्विस प्रोवाइड किया है, तो बॉयलर हाउस किसको किया है, प्रोडक्शन को किया है, और प्रोडक्शन दोनों को किया है और पंप को किया है, ठीक है। तो ये 3 लाख जो है, ये 3 लाख खर्चा इसका टोटल, प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, दूसरे किसी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने का जो खर्चा है। जैसे देखो बॉयलर हाउस ये बोल रहा है कि मेरा खर्चा कितना आया है 5% पंप हाउस को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो बॉयलर हाउस ये बोलेगा कि मेरा जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, मैंने अगर पंप हाउस को 5% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो मेरे टोटल खर्चे का, ठीक है, टोटल खर्चे में, नहीं एक सेकेंड, थोड़ा गलत बता दिया, बॉयलर हाउस का खर्चा कितना है 3 लाख, ठीक है। बॉयलर हाउस को ये 3 लाख के अलावा भी उसने अगर पंप रूम से सर्विस लिया है, ठीक है, तो उसका खर्चा उसे पे करना पड़ेगा। तो पंप रूम से उसने कितना परसेंट सर्विस लिया है, 5%, और इस सर्विस का कितना खर्चा हुआ वो कौन बता सकता है, पंप रूम बता सकता है। तो पंप रूम बोल रहा है मेरा खर्चा कितना है टोटल, देखो मैंने क्या यूज किया है, P। तो पंप रूम बोलेगा मेरा जितना भी खर्चा है, मेरा टोटल खर्चा कितना है P, इसमें से 5% खर्चे का हिस्सेदारी किसे लेना पड़ेगा, बॉयलर हाउस को, ठीक है। तो बॉयलर हाउस बोलेगा तो मेरा खर्चा 3 लाख तो है ही है, और सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेने के लिए 5%, मैंने 5% सर्विस लिया है, तो वो सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे का 5% मुझ पे, बॉयलर हाउस लिया है पंप हाउस से तो 5% लिया। तो मैं एक्चुअली बॉयलर कितना सर्विस किया है वो ना लेंगे, वो तो पंप उसको दिया 5% और लिया ओ अच्छा सॉरी 50% लेना पड़ेगा तब। हाँ ये देखो मैंने 5% लिखा है, हाँ थोड़ा सा गलत बता दिया, देखो एक सेकेंड। तो बॉयलर हाउस ने कितना लिया है 50%, पंप रूम दिया है 20%। हाँ दिया है 5%, हाँ अच्छा एक सेकेंड, बॉयलर हाउस, एक मिनट, बॉयलर हाउस पंप रूम को सर्विस प्रोवाइड, ये प्रोवाइडेड है, तो प्रोवाइडेड बाय बॉयलर हाउस टू पंप हाउस 5%, और पंप रूम बोल रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय पंप रूम टू बॉयलर हाउस, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर बॉयलर हाउस का मैंने टोटल खर्चा कितना माना है B, अच्छा उसमें ये 3 लाख तो आएगा ही, ठीक है। सेम तरीके से जो पंप रूम का खर्चा मैंने P माना है उसमें कितना आएगा 60,000 आएगा ही, प्लस मुझे हम लोग इसमें ऐड क्या करना है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से जो सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो बॉयलर हाउस ने कितना सर्विस लिया है 50%, ठीक है। तो ये 50% जो बॉयलर हाउस ने सर्विस लिया है, तो उसको 50% का पेमेंट किसको करना पड़ेगा, पंप रूम को, मतलब उसको अपने बिल में 50% का खर्चा और ऐड करना पड़ेगा। तो 50% ऑफ क्या होगा, नहीं P टोटल का, ठीक है, टोटल का 60,000 तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ है, वो नहीं, ठीक है। हमें टोटल खर्चा ले, टोटल में क्या आ रहा है, यहाँ पर टोटल में आ रहा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो ये देखो 3 लाख तो है ही पहले से 60,000, ये तो हम लोग का नॉर्मल जब सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस बताया। बॉयलर हाउस बोल रहा है मेरा टोटल खर्चा 3 लाख है, पंप रूम बोल रहा है मेरा टोटल खर्चा इतना है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, बॉयलर हाउस बोल रहा है कि मैंने तो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड किया इसलिए मेरा खर्चा 3 लाख से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। और पंप रूम बोल रहा है मेरा खर्चा 60,000 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हुए मेरा खर्चा और भी ज्यादा इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें भी सर्विस प्रोवाइड किया। तो तुम मेरा खर्चा, मैंने तुम्हें जितना सर्विस प्रोवाइड किया है तुम मेरे टोटल खर्चा का उतना हिस्सेदारी लो, ठीक है। अब देखो बॉयलर हाउस ने सर्विस लिया है कितना 50%, तो उसे उस डिपार्टमेंट का 50% पे करना पड़ेगा। और पंप रूम ने सर्विस कितना लिया है 5%, किससे लिया है, बॉयलर हाउस से, तो पंप रूम को 5% का बिल पे करना पड़ेगा बॉयलर हाउस का। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। देखो समझ में आया, थोड़ा सा मैंने
पहले कंफ्यूजन कर दिया है, ठीक है। तो एक बार देख लो कि हमें क्या करना है, सीधा बात है, जो खर्चा हमें दिया हुआ है, फिर हमें ये देखना है, सीधा बात ये है कि अनदर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो हम लोगों ने दूसरे डिपार्टमेंट से लिया। तो बॉयलर हाउस ने 5% सर्विस जो है दिया है पंप रूम को, और लिया है 50%, तो हमें कितना लिया है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो पंप रूम से 50% लिया है, तो 50% ऑफ टोटल सर्विस चार्जेस का पे करना पड़ेगा, और इसने 5% लिया है, तो 5% ऑफ टोटल। तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो 3 लाख प्लस हो जाएगा 50% ऑफ पी, और पी का बनेगा जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में 60,000 प्लस 5% उसने बॉयलर हाउस से सर्विस लिया था, तो बॉयलर हाउस अपने पूरे बिल का 5% उसको दे देगा, ठीक है। तो इसका टोटल करने से आता है 3 लाख, और 50% को हम ऐसे लिख रहे हैं 0.50 पी, तो हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। 60,000 प्लस 0.05 ऑफ बी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे दिया, ये इक्वेशन मैंने 2 दे दिया। अब हम किसी भी एक वैल्यू में दूसरा वैल्यू, मतलब बी का वैल्यू पी में या पी का वैल्यू बी में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग, तुम लोग कोई सा भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू बी इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन बी का वैल्यू पुट करें, इन इक्वेशन फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, P इक्वल है 60,000 प्लस 0.05 बी। अगर हम इसमें B का वैल्यू पुट करते तो B का मतलब है ये वाला, ठीक है। 60,000 अपना जैसा है वैसा रहेगा, 0.05 B का मतलब इक्वेशन 1 से दिख रहा है 3 लाख प्लस 0.05 P। अब इसको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 0. अच्छा 50, मैंने ये गलत लिख दिया, 0.50 तो 60,000 प्लस P इक्वल 60,000 प्लस 0.05 इंटू 3 लाख, मतलब 15,000 प्लस 0.05 इंटू 0.5 कितना, 0.025 P। अच्छा तो P इक्वल P माइनस, इधर इधर लिख सकते हैं P माइनस 0.025 P इक्वल, ये दोनों का ऐड करने से 75,000। इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 माइनस 0.025 P 0.975 P 75,000। तो P हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 0.975, 76,923, ये P आ गया। तो अब P को सब्स्टिट्यूट करके B निकालना पड़ेगा। तो B है 3 लाख प्लस 0.5 इंटू P, ये इक्वेशन 1 था, तो 3 लाख प्लस 0.5 इंटू जो वैल्यू निकला 76,923, 3 लाख 38,461.5 आ रहा होगा। लेकिन अगर सिर्फ 0.5 है उसके बाद कुछ नहीं है, तो 0.50 तो पैसे के घर में लिख ही सकते हैं, फिर उसको राउंड क्यों करें। राउंड तब करना चाहिए जब बहुत सारा डेटा है, नहीं तो क्यों राउंड करें। इसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है क्या, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं। हाँ तो फिर जो मेरा डिवाइड होने के बाद बहुत सारा डेटा होता है तो ही राउंड करना सही माना जाता है, क्योंकि राउंड अप तो वैसे एक एरर ही होता है ना, उसमें हमें सही आंसर, राउंड अप जितना करते जाएंगे उतना एरर होते जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो ये हम लोग का बी आंसर आ गया। तो अभी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, हम लोगों ने स्टेप 1 किया है। क्या किया है, द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एसर्टेन किया है। तो हम लोगों ने बॉयलर हाउस का कॉस्ट एसर्टेन किया है और पंप हाउस का कॉस्ट एसर्टेन किया है। और उसको एसर्टेन करने का तरीका क्या था, तो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, कैसे करके बनाया, यहाँ पर ये देखो। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट 1 है तो उसको हम लोग लिखेंगे जो उसका कॉस्ट गिवन होगा प्लस परसेंटेज ऑफ एस
2 का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, मैंने इन जनरल लिखा है, मतलब ये होगा, S1 होगा तो इसका इसमें आएगा। और कंसेप्ट वो है कि दूसरे का यहाँ पर जो है अनदर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें यहाँ पर एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे से ले रहे हैं इस लॉजिक में। लेकिन अभी तक हुआ नहीं, हम लोगों ने तो सिर्फ कॉस्ट को टोटल किया है। अब क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हम लोगों को तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से वही लिखो, ये देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या बोला है। द कॉस्ट आर देन रीडिस्ट्रीब्यूटेड, जो कॉस्ट निकल के आएगा टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेज, तब तो मेरा होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है ना। ठीक है, करो, लिखो क्या लिखना पड़ेगा, लिखो द एक्सपेंसेस ये लो, ये ऊपर नीचे नहीं है। The expenses will be allocated to the production department. तो फिर हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं और 2 डिपार्टमेंट का नाम लिख लेते हैं। हाँ, सिर्फ प्रोडक्शन लिखने से भी होगा, सर्विस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ए और बी। ठीक है, तो बॉयलर हाउस, बॉयलर हाउस है पहला। हमें यहाँ करना क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो बॉयलर हाउस का यहाँ टोटल लिखते हैं, टोटल खर्चा कितना आया, देखो बॉयलर हाउस का ये देखो 338,461.5, 338,461.5। ठीक है, अब बॉयलर हाउस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये खर्चा ए और बी में, कितना कितना करेंगे, जितना उन्होंने ए और बी को सर्विस प्रोवाइड किया। अब देखो परसेंटेज से क्यों नहीं होता, ये 60 और 35 हुआ, यहाँ 5% हट गया ना, तो ये 100% नहीं हुआ, तब नहीं होगा। 60% 35% का हमें रेशियो ही करना पड़ेगा। तो ये कितने से हो जाएगा, 5 से होगा 12, और ये 7, 12:7 हो जाएगा, 12:7 कितना हो रहा है। हाँ, और वैल्यू 2,13,765 2,13,000 आ गए। अच्छा, और 60% कर दो, हाँ 2,13,765 दोनों में दोनों नहीं, वैसे नहीं, मतलब पर हाँ 60% से अलग आ रहा है ना। एक सेकंड, 60% अलग आ रहा है, हाँ एक मिनट, तो क्या मैंने रेशियो गलत किया। ये तो 100% नहीं होगा, हाँ ये इक्वेशन का यहाँ पर 100%। अच्छा, मुझे नहीं नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट में शो नहीं होगा, सर्विस डिपार्टमेंट ये परसेंटेज में ही देना पड़ेगा। बताते हैं कि, लिखो एक बार, 60% एंड 35% में डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर हम बताते हैं क्यों। 5% तो उधर गया है। हाँ, तो बाकी यहाँ पर इतना परसेंट, हाँ, और अगर हम लोग 12:7 कर रहे हैं तो फिर वो 100% का नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर 5% उधर चला गया, तो 60-35 तो परसेंटेज के हिसाब से है ना, तो अगर हम लोग रेशियो करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, और ये 5/100। ठीक है, अब ये पूरा अगर रेशियो करेंगे तो ही हम लोग का रेशियो बेसिस पे आएगा, लेकिन 5% तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बाकी मुझे कितना परसेंट करना पड़ेगा, 60% और 35। यहाँ अगर रेशियो लिख देंगे तो हम लोग का आंसर लेकिन गलत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेशियो करने से आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि 5% वहां ऑलरेडी चला गया है, 5 का वैल्यू। तो रेशियो एक्चुअली करने से ये टोटल अमाउंट का होना चाहिए।
रेशियो करने से होगा, कैसे होगा हम देखते हैं। एक बार ऐड करो तो 35 प्लस 5 प्लस 60 कितना आता है 100। अब वो जो वैल्यू है 3,38,462 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 करो, आया। ठीक है, देखो रेशियो करने से भी आएगा, रेशियो करने से भी आएगा। ये देखो रेशियो करने से कितना आ रहा है 60, 35 और 5। अब इसका रेशियो करने से कितना हुआ था 12, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर हुआ था 1, मतलब 12:7:1 मेरा रेशियो है। लेकिन ये जो पंप हाउस, ये तो मैंने लिखा नहीं है, ये 1 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉलम नहीं बनाया, डिस्ट्रीब्यूट करना भी नहीं है। तो अगर हमें रेशियो में करना है तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो कितना होगा 12/100, ठीक है। ये 100 तो नहीं होगा, नहीं मैंने फिर गलत लिखा है, रुको 5 था ना ये वाला, 5/100, तो ये 5/100। हाँ तो 12, ओ अच्छा मैंने एक्चुअली टोटल लिया था, कोई बात नहीं। 1271 ऐड करके देखो, फिर से सेम आंसर आएगा, 20 आया। अब 20 को डिवाइड करो 3,38,461.5, 3,38,461.5 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है टोटल करने से 20 इंटू कितना करोगे 12, देखो वही आएगा। आ रहा है 203077 आ रहा है, आएगा, ठीक है। रेशियो करने से भी होगा, लेकिन रेशियो जब करोगे बेस में मुझे ये तीनों का टोटल लेना पड़ेगा, तभी ना होगा, क्योंकि वो तो पूरा 100% है। रेशियो से भी होगा, लेकिन उसमें याद रखना है कि मुझे नीचे क्या लेना है 20 लेना पड़ेगा। तो मतलब रेशियो जब लिखोगे तीनों के लिए ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो 12:7 में सिर्फ नहीं होगा, 12:7:1 करना है, लेकिन 1 वाला मुझे लिखना नहीं है क्योंकि मैंने उसका कॉलम बनाया नहीं है। तो वैसे भी कर सकते हो या फिर परसेंटेज से भी कर सकते हो, दोनों से ही होगा, ऐसा नहीं है कि रेशियो से नहीं होगा। लेकिन रेशियो जब लिखेंगे उसका बेस हम दोनों का ले रहे थे, जो गलत हो रहा था, क्योंकि रेशियो तो हमारा तीनों पे हो रहा है ना, क्योंकि टोटल पे हो रहा है। तो बेस हमें टोटल लेना है, बाकी यहाँ लिखेंगे नहीं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 203076.9। अब इसको 7 कर देते, ठीक है। अब ये वाला बी 2, ठीक है। अच्छा फिर पंप हाउस, पंप हाउस, ठीक है। तो इसका भी अगर परसेंटेज करते हैं तो 10, 40, 50 सभी का मिला के होगा, मतलब 1:4:5, यानी कितना हो जाएगा 1/10। अब 1/10 के हिसाब से होगा, या फिर हमें कौन कौन सा परसेंटेज लेना है 10% एंड 40%। अगर परसेंटेज लोगे तो इसी से काम बन जाएगा। टोटल कितना है वो जो निकाला है हम लोगों ने वो देखना पड़ेगा, कितना आया है पी का टोटल 76923 इंटू 10%, मतलब 7692.3 है, तो 7692 लिख सकते हैं। और 40% देखो तो कितना 149, 3076 307 769 आएगा। हाँ देखो, हाँ उसके बाद पॉइंट आ रहा है। अब टोटल करने से 2,10,700। अच्छा, और ये वाला 1,49,231। 200 या 100 231 आ रहा है। 231 210 769, ये आ गया 149,231 टोटल, ठीक है। और इसका भी रेशियो से देख लो, सेम आंसर आ जाएगा। रेशियो करेंगे तो 5 + 4 9 + 1 10, 10 से डिवाइड होगा, एक बार देखो 10 से डिवाइड होगा फिर 1 मल्टीप्लाई होगा। ये देखो 76923, अगर रेशियो करते हैं तो रेशियो मेरा कितना कितना लिखना है 1:4:5 है ना, 1:4:5, तो डिवाइडेड बाय कितना होगा 10 इंटू 1 करोगे तो इसको 10 से डिवाइड करना, 10% करना, बात तो बराबर है, इतना ही आएगा। और इसमें 76923 डिवाइडेड बाय 10 इंटू
कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4/10 तो 40%, दो दो जीरो हट जाएगा तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें तो पता ही चल रहा है सेम आंसर है, क्योंकि 40% मतलब 40/100, एक एक जीरो हट गया तो सेम कैलकुलेशन। तो रेशियो से भी होगा, लेकिन जब रेशियो करोगे तो पूरा डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज पे जो है वही लेने से हो जाता है, रेशियो करोगे तो पूरा डेटा लेना पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस एपोर्शन हो गया है ए और बी में, और ये टोटल कितना है, इसका टोटल किए ये 338, इसका नहीं भी करोगे तो चलेगा, कितना आ रहा है फिर भी देखो से। 415,385.5। ठीक है, मैंने तो यहाँ टोटल लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे इस इक्वेशन मेथड में इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, टोटल सर्विस ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट हमें कुछ एसर्टेन करना पड़ेगा। ऐसा कैसे करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल इतना इतना है, और सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कैसे निकालना है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है प्लस अनदर सर्विस डिपार्टमेंट से जो सर्विस लिया गया है उसके बेसिस का बिल, ठीक है। जैसे बी ने किससे सर्विस लिया होगा, पी से, तो पी का खर्चा हम लोगों ने कितना माना है, पी माना है, क्योंकि यहाँ पर नाम भी वो पंप हाउस है, इसको तुम लोग चाहो तो वाई भी लिख सकते हो। अगर पी का खर्चा वाई है तो वाई का जितना परसेंट सर्विस लिया है 50, और इसका जितना परसेंट लिया है, ऐसे फिर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस ऑफ जो है सर्विस डिपार्टमेंट आ जाएगा, द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर असर्टेन, फिर कॉस्ट आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेज। देखो मैंने लिख दिया है परसेंटेज, तो फिर उसी को फॉलो करो, क्योंकि रेशियो करने जाओगे याद नहीं रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको हमें परसेंटेज बेसिस पे ही कर देने से बेटर होगा, और रेशियो करने से 3 डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। तो ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हम लोग का हुआ मेथड का पहला स्टेप। ये लास्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। करना क्या होता है, सर्विस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन में जाएगा, वही किया लास्ट में हम लोग। अच्छा, इसके बाद हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, ट्रायल एंड एरर वाला कर लेते हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन, उसके बाद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ट्रायल एंड एरर से हम देखते हैं, वही वाला देखो। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है 4 नंबर क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन 3 पे है, ये 4। तो ये देखते हैं क्या बोला है, पहले देख लेते हैं। इसमें बोला है Science Limited is a manufacturing company having 3 production department A, B, C and 2 service department X, Y. The following is the budget of December 2021. Direct material, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है A, B, C, X और Y का। अच्छा, मेरा सर्विस डिपार्टमेंट कौन है, X और Y है, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये 3 है। डायरेक्ट वेजेस ये बताया है, फैक्ट्री रेंट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ नहीं है, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स, ये सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये खर्चा फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब सर्विस का खर्चा ले जाके प्रोडक्शन में डालोगे तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ पर तो खर्चे को ही हम लोग सभी डिपार्टमेंट में देने वाले हैं जिन्होंने ये खर्चा बेयर करना है, ठीक है, वो तो देख लेंगे। जैसे फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे जाएगा, यहाँ देखो काफी सारे बेसिस दिख रहे होंगे। एरिया, तो फैक्ट्री रेंट किस पे जाएगा, एरिया, ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। पावर किस पे जाएगा, हॉर्स पावर, इसका मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, पावर कंजम्पशन पे। तुम लोग देखोगे मैंने वहां लिखवाया है। तो यहाँ पावर कंजम्पशन बोला है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, मतलब मशीन का हॉर्स पावर है कितना कितना, 50, 40, 20, 15, 25, ये सारे डिपार्टमेंट वाइज है। और मशीन कितने टाइम यूज हुआ है इस डिपार्टमेंट में, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्या ए है शायद, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में कितना 1000, तो टोटल हॉर्स पावर कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम तरीके से ये दोनों को मल्टीप्लाई, तुम लोग अगर अपने नोट्स में देखोगे मैंने ये चीज लिखवा दिया था कि पावर कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, हॉर्स पावर पर आवर इनटू मशीन आवर, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर तुम लोग मान लो ये ले लिया या फिर ये ले लिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमें किस पे लेना है, मल्टीप्लाई करके, मतलब उसको क्या बोलते हैं टोटल में पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। पावर का पावर कंज्यूम्ड में जाएगा। डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ एसेट। अदर ओवरहेड्स का मैंने बताया था कि हमें 3 बेसिस पे कोई भी एक पे लेना है। देखो सब लिखा हुआ है, अगर लिखे हो तो चेक करके देख सकते हैं, दिखा होता है। ये देखो यहाँ पर
पावर कंजम्पशन का भी लगे हाथ दिखा देते हैं। पावर, डायरेक्टली ये देखो मोटिव पावर, पावर कंज्यूम हॉर्स पावर आवर इनटू मशीन आवर, पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ था, अगर लिखे हो तो मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर कुछ होता है तो तीनों में से कोई भी एक बेसिस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल भी है हमारे पास, डायरेक्ट लेबर भी है, मशीन आवर भी, हम लोग कोई भी बेसिस ले सकते हैं, हमें सिर्फ उसमें नोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को मशीन आवर बेसिस पे करवा देंगे, ठीक है, कोई भी बेसिस तुम लोग ले सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करना है, प्राइमरी, जो कि किया हुआ नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट असेसमेंट ऑफ द अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। सर्विस डिपार्टमेंट ने किसको कितना सर्विस दिया है उसका डिटेल्स दे दिया है। ए बी सी को ये सब परसेंटेज है, 45 15 30, और एक्स खुद को तो देगा नहीं, वाई को दिया है, और वाई ने किसको दिया है, ए बी एक्स, और देखो सी को नहीं दिया। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने पहले से बोला था, लेकिन अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर देखो वाई ने सी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, हो सकता है नहीं करना पड़ा, नहीं किया। और यहाँ पर देखो वाई ने एक्स को भी सर्विस प्रोवाइड किया है, मतलब यहाँ पर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बोलो कौन सा मेथड होगा। हाँ, ये देखो अभी हम लोगों ने ये रेसिप्रोकल सर्विस, अब इसमें से कोई भी एक मेथड लेना है, या तो साइमल्टेनियस, या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, या ट्रायल एंड एरर। अब देखते हैं क्वेश्चन ने खुद कुछ बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। तो अभी हम ट्रायल एरर वाला ही सिखा देंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इस पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद ही हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इस पे कर पाएंगे, ठीक है। तो 4th नंबर इलास्ट्रेशन, overhead distribution summary, overhead distribution summary, particulars, basis, total, कौन कौन सा डिपार्टमेंट का नाम है, सभी का, सभी का, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी का नाम होगा, हाँ, एबीसी एक्स, एबीसी तक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इधर वाला है सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा, अब सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल, बोलो ये लिखना है कि नहीं लिखना है, बोलो लिखना है नहीं लिखना है, किसी में लिखना है किसी में नहीं लिखना है, क्या करना है। मैम डायरेक्ट मटेरियल तो हम लोग ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल तो फिनिश में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, उसको क्वेश्चन में या एलोकेट तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल लिखना है नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, कहीं पर भी नहीं लिखना है, हाँ मैम, गलत। इसका भी लिखवा दिया था मैंने, बोला भी था, समझाया भी, इसीलिए 2 2 3 3 बार नोट्स लिखवाया मैंने, एक ही चीज को बार बार ये लिखा। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। इस बात को बोलते वक्त मैंने ये बोला था, देखो तुम लोग सोचोगे मैम ओवरहेड पढ़ा रहे फिर डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, ऐसे करके ही मैंने बोला था। अगर तुम लोग इस क्लास को दोबारा सुनोगे तो देखना, वहां पर मैंने सेम यही बात बोला है कि डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग का जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है वो प्राइमरी कॉस्ट में जाता है, इसीलिए हमें वो यहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं होता है, वो कॉस्ट शीट का पार्ट होता है। लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो हमें एलोकेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस में एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन प्रोडक्शन एंड सर्विस। उसके बाद जो ओवरहेड्स खर्चे हैं वो एलोकेट या अपोर्शन होंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। और लास्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। अभी तो हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन किया ही नहीं है, क्योंकि वहां तक तो अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, क्योंकि उसमें भी हमें अलग अलग बेसिस पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने स्पेसिफिकली बोला था इस बात। वेडनेसडे, आज है थर्सडे, मतलब वेडनेसडे शाम से लेके थर्सडे शाम 24 घंटा, अभी 24 घंटा मतलब 48 आवर्स भी नहीं हुआ। और मैंने जो स्पेशल पॉइंट होता है वो हम बोल देते हैं कि स्पेशली याद रख। देखो डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, ठीक है, बेसिस में लिखना है गिवन, क्योंकि उसको तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं, तो सिर्फ कहाँ लिखेंगे, एक्स और वाई में, 2 लाख और 1 लाख और 1 लाख। डायरेक्ट कभी भी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों आएगा, ये तो सोचो, क्योंकि डायरेक्ट तो मेरा ओवरहेड में आना ही नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट आना चाहिए, फिर भी सर्विस में क्यों आएगा, क्योंकि सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन को दिया जाता है, सर्विस के लिए तो अलग से कोई जो है कॉस्ट शीट नहीं बनेगा ना। देखो, सर्विस अपना खर्चा डायरेक्टली तो फिनिश गुड्स को दे नहीं सकता है, तो फिर वो अपना डायरेक्ट खर्चा भी किसको देगा, प्रोडक्शन को, तो फिर मुझे यहाँ लिखेंगे तब ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे, इसीलिए देना पड़ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद सेम केस डायरेक्ट वेजेस के लिए भी हो। अच्छा, ये टोटल में 3 लाख लिख दो पहले वाले केस में, सेकेंड वाला है 1 लाख 2 लाख, वो भी 3 लाख ही आ रहा है टोटल, और डेटा जो है जस्ट ऑपोजिट है, एक्स में 1 लाख है, वाई में 2 लाख है। डायरेक्ट वेजेस के बाद अब कर लोगे फैक्ट्री रेंट। अब ये तो देखो पूरा पूरा ओवरहेड है, किसी पे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं है, मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, एलोकेट या अपोर्शन कर रहे हैं, अपोर्शन। एलोकेट अगर करते तो ये दिया हुआ रहता, अभी हम लोगों ने क्या किया है, एलोकेट, और नोट्स में भी इसीलिए लिखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट एलोकेट, क्योंकि अगर डायरेक्ट है तो वो एलोकेट करके ही देगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डायरेक्ट होता ही नहीं है। फिर फैक्ट्री रेंट का बेसिस हो जाएगा एरिया, ठीक है, और उसका रेशियो निकालना पड़ेगा, तो रेशियो के लिए 0 हटा दो, एक एक 0 हटेगा, 10 5 10 5 10, और भी हो जाएगा 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, ऐसे लिखना है 2 1 2 1 2, और अमाउंट है हम लोग का 4 लाख, 2 1 3 2 1 3 3 6 7 8, 8 divided by 50,000, 50,000 into 2, 1 लाख, तो उसके बाद वाला आधा होगा 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000, फिर 1 लाख। फैक्ट्री रेंट के बाद पावर, पावर कंज्यूम्ड में होगा, पावर कंज्यूम, इसका तुम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कैसे करके ये रेशियो आया, क्योंकि ये क्वेश्चन से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो वर्किंग नोट तुम लोग बना लो, ठीक है। हम अभी डायरेक्टली करके दिखा देते हैं, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 1 बोल के, बाद में तुम लोग नीचे जगह रखना, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, 1000 इंटू 50 करने से आ जाता है 50,000, 2000 इंटू 40 80,000, ठीक है, ये हो जाएगा अगेन 80,000, ये 15,000, ये 25,000, 30 30 30 30 50। अच्छा, अब ये कितने से, 5 से 10 16 16 3 5 10, और नहीं जाएगा, 10 16 16 3 5, 10 16 16 3 और 5, इसका वर्किंग नोट कंपलसरी इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट किसी भी जगह से ये आंसर नहीं आएगा। टोटल है हम लोग का 2,50,000, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 16 16 32 32 और 10, पहला वाला, अच्छा 5,000 इंटू 10,000 50,000, 5,000 इंटू 16 80,000, फिर 80,000 16 है इसीलिए, फिर 15,000 25,000। अच्छा, पावर के बाद है डिप्रिशिएशन 1 लाख, 1 लाख है, और इसका बेसिस क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ एसेट,
कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, तो इसका रेशियो हो जाएगा 10 1 1 2 4 2 2 4 2 1 1 2 4 2 1 1 होगा कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। फोर टू वन वन 20,000 40 फिर से 20 और 10 10 डिप्रिशिएशन के बाद है अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड्स इसको किसी बेसिस पे कर सकते हैं हम, यहाँ मशीन आवर लिख रहे हैं और इसका नोट देना जरूरी है, तो इसमें भी लिख देते हैं ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2। तुम लोग को जस्ट लिखना है कि एजम्पशन ये है कि एज्यूम की मशीन आवर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये चीज लिख देना है। अच्छा, मशीन आवर का कितना होगा ये देखो, ये वाला होगा। यहाँ मशीन आवर लिया था ना हम लोगों ने, कितना आया था मशीन आवर, अच्छा हाँ 1 2 4 1 1, क्योंकि सभी में 3 3 जीरो है तो हट जाएगा 1 2 4 1 1। अच्छा 1 2 4 1 1 1 1 3 3 5 4 9। अच्छा टोटल है हम लोग का 9 लाख, मतलब 1 लाख होगा। 1 लाख 2 लाख ऐसे करके आएगा, पहला वाला 1 लाख, उसके बाद 2 लाख 4 लाख, फिर 2 बार 1 लाख। अच्छा अब टोटल करने से क्या निकल के आएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख 3 लाख 6 और 4 10 10 और 2 12 13 13 और यहाँ पर हो गया 9। ये टोटल 22 लाख 50 आ रहा है टोटल कॉल। 1 लाख 2,70,000 2,70,000 पहला वाला 50 50 और ये 1 लाख और ये 1 लाख 50,000 80,000 40,000 2 लाख है। अच्छा 90, मतलब ये हो गया 3 लाख 6 लाख, उसके बाद 4 लाख, हाँ 5 और 6 लाख 6 लाख। अच्छा ये हो जाएगा 4,75,000। 5,35,000। ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है ये इनमें अपोर्शन करना है, और हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड से करने बोला है, ठीक है तो उसी से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे .2, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अच्छा इसके नीचे वर्किंग नोट तुम लोग को लिखना है, तो तुम लोग अपना 2 लाइन जगह बचा के उसके बाद ही लिखो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट expenses trial and error method। अच्छा तो यहाँ पर क्या क्या कॉलम बनेगा, हम पीछे कर रहे हैं, मेरे इस पेज में यहाँ जगह नहीं होगा। पर्टिकुलर्स और 2 सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, सभी रुपीस में आंसर सब। अच्छा
सबसे पहले लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कितना है? 4,75,000 और 5,35,000। 4,75,000 और 5,35,000। ठीक है। तो हर एक मेथड का करने का तरीका देखो, जैसे हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं, नहीं तो बाद में जाके देखोगे तो कंफ्यूज होगे। जैसे देखो ये वाला मेथड में जब हम लोगों ने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वहां हम लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखा, फिर सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना था। ये कौन सा मेथड था? ये डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है। उसके बाद जब स्टेप लैडर वाला मेथड देखो, रेसिप्रोकल मेथड, उसमें हम लोगों को क्या करने, नहीं इसके आगे भी तो एक मेथड होगा, ये वाला इलास्ट्रेशन टू, हाँ ये वाला जो स्टेप लैडर मेथड है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें भी हम लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों को लिखना पड़ा। वहां पर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट लिखने से नहीं होगा, दोनों को लिखना पड़ेगा। फिर ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होता गया। ठीक है। ऐसे पहले वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में, फिर उसके बाद दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल हुआ, देखो टोटल पे फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है। ये इस मेथड में था। फिर हम लोगों ने इक्वेशन मेथड में क्या किया, पहले इक्वेशन बना के क्या निकाला, टोटल अमाउंट निकाला। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको प्रोडक्शन में, क्योंकि ये तो अमाउंट निकाला, उसके बाद प्रोडक्शन में रिडिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पर भी लगभग वैसा ही होगा। ठीक है। तो हम लोग का अमाउंट कितना आया है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का आया है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले लिखो इस तरीके से एपोर्शन। अब ये क्या है ना, ये ऐसा मेथड के अंडर आता है जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसका हम लोगों ने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किया। जो साइमल इक्विटेनियस मेथड में किया था, देखो क्या किया था, इक्वेशन मेथड में क्या किया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या किया था, अपने खर्चे के साथ दूसरे का भी लिया ना, इन्होंने भी अपने खर्चे के साथ दूसरे का लिया, क्योंकि दूसरे से सर्विस लेते हैं, मतलब सर्विस टू सर्विस हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो सर्विस टू सर्विस वाला पार्ट तो अभी तक किया नहीं, तो अब वो निकालना पड़ेगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा इतना है, लेकिन एक्स बोलेगा मेरा ये खर्चे में वाई का भी हिस्सेदारी होना चाहिए, वाई बोलेगा मेरे इस खर्चे में एक्स का, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखो, क्योंकि एक्स देखो वाई को किया है कितना, ये x ने किया है y को। ठीक है। और ये y ने किया है x को 5%। ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन इस मेथड में कैसे होता है, इसमें लिखना पड़ेगा अपोर्शनमेंट ऑफ, पहले हम डिपार्टमेंट x का ले रहे हैं, डिपार्टमेंट x एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट y। ठीक है। x का एक्सपेंस किसको अपोर्शन करेंगे, y को, y अपना एक्सपेंस किसको अपोर्शन करेगा, x को। ठीक है। अब कितना करेगा, तो मैंने लिखा है x अपना एक्सपेंस y को देगा, तो x का एक्सपेंस कितना है 4,75,000। उसका कितना अमाउंट देगा वो हम लोग को देखना है, कितना परसेंट उसने y को सर्विस प्रोवाइड किया है, तो y को 10%। ठीक है। तो यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा 10%, तो 10% करने से कितना आएगा 4,75,000 आना चाहिए, 47,500। वो कौन से कॉलम में जाना चाहिए, वाई के कॉलम में जाएगा। ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है। ठीक है। तो फिर हम लोग अभी तो देखो वैसे भी एक ही बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब एक ही का हुआ है, दूसरे का तो अभी बाकी है। ठीक है। फिर लिखो एपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट वाई एक्सपेंसेस टू, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स। एपोर्शन कर रहे हैं ना, वाई का खर्चा किसको करेंगे, एक्स को। अब 535 का, हाँ 535 का नहीं होगा, थोड़ा सा गलत बता दिया, इसका ऐड करना पड़ेगा, दोनों को कितना आ रहा है 5,82,500। देखो इसमें हमें क्या करना है, क्यों देखो फर्स्ट टाइम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बाद एक्स का खर्चा कितना रह गया 4,75,000, लेकिन वाई का कितना हो गया 4,35,000 प्लस 47,500। ये कैसे आया 4 लाख, सॉरी नहीं 4 नहीं 5 लाख
ये होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 29,125 ये आएगा, ठीक है, इधर नहीं जाएगा। अब इस मेथड का नेक्स्ट क्या होगा, अभी हम लोगों ने खर्चा तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं मिले, फिर थर्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेग्लिजिबल वैल्यू क्या होगा अभी करने से समझ में आएगा कौन सा नेग्लिजिबल वैल्यू माना जाता है। इसके बाद फिर से किसका डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सीक्वेंस में होगा। तो एक्स और वाई का किया, अब उसके बाद अगेन किसका करना है, एक्स का करना है, फिर से लिखो उसी तरीके से। apportionment of department X expenses to department Y, लेकिन कितना करना पड़ेगा, परसेंटेज वही रहेगा 10%, लेकिन अमाउंट कितना लोगे, ये वाला 4, सिर्फ ये वाला लेना है 29,125, ये ऐड नहीं करना है। उसका लॉजिक सुनो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना, अब ये तो इतना है नहीं, तो इसीलिए हमें जो पहले बारी सिर्फ ऐड होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसीलिए दोबारा जब लेंगे तो ये दोनों का एडिशन नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट बार एडिशन करना है। उसका लॉजिक ये है कि फर्स्ट बार में ये चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, अगर कोई अमाउंट एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो उतना नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट हमें नहीं करना है, सिर्फ 29,125 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना आएगा, 291 2912.5 आ रहा है, ऐसे लिख देते हैं एक बार, इतना आ रहा है, तो 2912.5 अभी भी नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, हम बता देंगे जब आएगा नेग्लिजिबल। तो अपोर्शनमेंट फिर से करना है, अब किसका किस पे अपोर्शन करोगे, डिपार्टमेंट वाई एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट एक्स, 5% ऑफ, अब बोलो वैल्यू कितना लोगे, हाँ 2912.5 कितना आता है, 0.625, ठीक है, पूरा एक बार लिखते हैं 145.625, ये लिख दिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो मैंने 3 डेटा ले लिया, अभी भी नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब फिर फिफ्थ नंबर में लिखेंगे एपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट वाई 10% इंटू, ये वाला वैल्यू होगा 145.625, कितना आ रहा है 14.5625, ठीक है। और एक बार करो, नेग्लिजिबल खुद ब खुद समझ में आएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट वाई एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट एक्स, 5% ऑफ, अच्छा 5% ऑफ कितना, 14.5625, देखो हाँ, इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल, मतलब जब एक से भी कम आता है इसको नेग्लिजिबल बोलते हैं। बाकी कोई चाहे तो यहाँ भी क्लोज कर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन नेग्लिजिबल वैल्यू उसी को मानना चाहिए जब हमारा 1% से, और वाई का जरूरत नहीं है, जैसे ही मेरा एक बार नेग्लिजिबल आ गया ना, और करने का जरूरत नहीं। कितना आ रहा है 0.7225, देखो सभी का पेयर में होना चाहिए, जैसे देखो एक्स हुआ वाई हुआ, ठीक है, फिर देखो एक्स हुआ वाई हुआ, फिर क्या हो गया, एक्स हुआ वाई हो गया। और भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नेग्लिजिबल आ जाने पे और करने का जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसे ही पॉइंट पे आ गया। बाकी कोई कोई इतना नहीं करके इसके पहले भी जो है एंड कर देते हैं। इसका टोटल अब मुझे बताओ, टोटल करो, हम करते हुए इसको ऑन कर देते हैं। कितना
5 lakh कितना 5,52,000, 5,04,271. 50427 और इधर वाला 58,54,27. 27, ठीक है, ठीक आया, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का क्या आया बोले तो, ये अभी ये तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, खर्चा निकाला है, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट का। और ये तो जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का स्टेप 1 करते हैं ना, वही वाला हुआ। उसमें हम लोग कैसे खर्चा निकाले थे, देखो टोटल करके निकाला था ना। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करोगे तो स्टेप 1 का आंसर तुम लोग का यही आएगा। एक्चुअली ट्रायल एंड एरर मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जस्ट एक दूसरे का रिवर्स है। वहां पर भी ऐसे परसेंटेज में भी दिया जाता है, यहाँ भी वैसे, यहाँ अमाउंट को लेके दिया जाता है, वहां पर हम लोग कुछ एक वैल्यू को XYZ कुछ भी एक एज्यूम करके करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर करते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से तो भी आंसर सेम आएगा। और उस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को प्रैक्टिस के लिए अगर ट्रायल एंड एरर मेथड से ट्राई करके देखोगे तो उसमें भी स्टेप 1 का आंसर यही आएगा। जैसे उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 दो है, इसमें भी है, इसका स्टेप 1 उसका स्टेप 1 एज इट इज होता है। तुम लोग चाहो तो रिवर्सली दोनों को अपने प्रैक्टिस के लिए ट्राई करके देख सकते हो, मतलब उसको ट्रायल एरर से, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट जो है हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो लिख लो, हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ service departments overhead to production department। ठीक है, क्या क्या लिखोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम, जो 3 है, ABC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो ABC का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरहेड कितना आया था, ये हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया है, 270, 370 और 6 लाख, मतलब 2,70,000, 3,70,000 और 6 लाख। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वही वाला है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा, डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा इन तीनों को देगा। डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा कितना है, 504271, 504271, इसका कितना कितना परसेंट जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना, ए में कितना जाएगा 45%, बी में कितना जाएगा 15% और सी में कितना जाएगा 30%। अब देखो 45 और ये करने से कितना आ रहा है, कितना कितना आएगा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यू तो टोटल कॉलम में लिखने से अच्छा होता है, हम यहाँ परसेंटेज लिख देते हैं, 45% कॉमा 15 और 30, कितना आया 226,921. 226921। अच्छा 15 करते हैं। अच्छा, और ये वाला 3,60,000 का 15%, सॉरी वही वैल्यू का 15%। 75640. 641। अच्छा, उसके बाद 15,281. 281, इतना कम, 1281. हाँ 151281, ठीक है। और y का हम लोग का 6035 होगा बस, ठीक है, 2 बार डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि वो C को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था, 60 और 35 होगा। और वैल्यू जो निकाला अभी हम लोगों ने, ठीक है, उसी पे करना है। वैल्यू है हम लोग का 585427। 351256 और इसके बाद 204811 और टोटल का ये वाला, अच्छा
अब देखो टोटल कितना आ रहा है। हाँ, पहला वाला 8,48,170। $6,50,540। 6,50,540 आएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कम के ऊपर आंसर का टोटल वेरी कर सकता है। ठीक है, जो आंसर गिवन है उसके साथ ये थोड़ा वेरी कर रहा है, बिकॉज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दिखाया है। अगर तुम लोग कम स्टेप दिखाओगे, जितना स्टेप दिखाओगे उतने में होता है, लेकिन एक तो बेसिस होना चाहिए, आंसर बड़ा बात नहीं है कि जब मेरा 1 से कम आ जाएगा तब मुझे इसको एंड कर देना चाहिए। और ये आंसर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कम ज्यादा आए, ठीक है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, आंसर में चेंजेस दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन सही करना है, यहाँ अमाउंट गलत लिख दोगे तो फिर तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो ये हो गया ट्रायल एंड एरर, और ट्रायल एंड एरर और साइमल्टेनियस से सेम आंसर आता है, ये भी लिख लो। सेम आंसर आएगा ट्रायल एंड एरर से भी जो आएगा, एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन में। अब तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए उन दोनों को रिवर्स करके चेक करके देख सकते हो, आंसर सब कुछ तुम लोग के पास ही है, सेम आंसर आएगा। और मेथड मैंने सिखा दिया है, तो तुम लोग उससे करके देख सकते हो। तो सारा मेथड ही कर लिया, एक बस बाकी रह गया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।